हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है लाइफ प्रोसेसेस का। आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। तो आज हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, वो है सेल बायोलॉजी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। तो चलो आज शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, सेल बायोलॉजी क्या होता है। सेल बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। बायो होता है लाइफ एंड लॉजी होता है स्टडी। तो सेल बायोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। सेल बायोलॉजी का हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। साइटो किसको बोलते हैं? साइटो जो है वो बायोलॉजिकल टर्म होती है सेल की। ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म ऑफ सेल इज साइटो एंड लॉजी मीन स्टडी। तो साइटोलॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल बायोलॉजी को हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। दैट इज सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है लाइफ का? वो है सेल। तो इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो होली डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सेल पे। जो सेल क्या है? ये एक फाउंडेशन मटेरियल होता है। ठीक है। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है। तो जैसे हम किसी हाउस की एग्जांपल लेते हैं तो एक हाउस बनता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, फर्नीचर लगा होता है, बहुत सारा मटेरियल लगा होता है और रूम्स होते हैं। ठीक है। रूम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के साथ। ठीक है। और हर एक रूम किसका बना हुआ है? मटेरियल, बेसिक मटेरियल क्या लगा होता है उसमें? ब्रिक्स। ठीक है। ब्रिक्स लगे होते हैं। तो ब्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ हाउस बोल सकते हैं, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ या फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं किसी हाउस का। तो वैसे ही अगर कंपेयर करेंगे ऑर्गेनिजम्स के साथ तो सेल को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेसिक मटेरियल होता है, बेसिक यूनिट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, जिससे मिलकर क्या बनता है? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये जो सेल होते हैं, ये सेल बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे टिश्यूज़ बना के मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे ऑर्गन क्या है? आपका आर्म है, लिवर है, किडनी है, लेग्स हैं, हेड हैं, आइज़ हैं, नोज़ है। तो ये सब क्या है? ये आपके ऑर्गन्स हैं। तो ये सब किससे मिलके बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं? सेल से। तो सेल को इसीलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी जानते हैं थोड़ी सी कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, कब पता चला था कि जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं अर्थ पे, तो वो सेल से बनी हुई हैं। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1590s में, जब क्या हुआ था? एक साइंटिस्ट थे ज़कैरियस जैनसन। इन्होंने पहले क्या किया था? सबसे पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसको इन्वेंट किया था, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना तो सेल की डिस्कवरी पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसकी डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी 1590s में, जिन्होंने सबसे पहले ज़कैरियस जैनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 1665 में क्या हुआ? 1665 में आए रॉबर्ट हुक। ठीक है। ये भी साइंटिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे? ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे और इन्होंने प्लांट्स की बार्क के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। ठीक है। तो बार्क से इन्होंने क्या लिया? एक छोटा सा पोर्शन लिया, कॉर्क। ठीक है। उन्होंने कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इनसे पहले इन्वेंट हो चुका था तो इनके पास माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और इनको क्या दिखा? कॉर्क सेल्स कैसे दिखे इनको? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे इनको। ठीक है। और इन्होंने इन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया? इन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को हनीकॉम्ब, जो होता है ना, जो हनी बीज बनाते हैं, हनीकॉम्ब, ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिखाया मैंने। तो उन्होंने बोला कि ये जो कॉर्क है इसके अंदर जो मतलब हमें दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो कुछ हनीकॉम्ब के जैसा है। ठीक है। और इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल या सेलुले। ठीक है। और अपनी डिस्कवरी पे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सेल रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सबसे पहले उनको पता चला था कि कोई भी ये जो प्लांट्स हैं, कोई ऑर्गेनिज्म ने, उन्होंने सिर्फ प्लांट्स को ही लिया था और उन्होंने बोला था कि प्लांट्स में कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक यूनिट हैं, जो फंक्शनल यूनिट हैं या जो फंडामेंटल यूनिट हैं, और वो हनीकॉम्ब के जैसे हैं। ठीक है। कंपार्टमेंट्स उनके हनीकॉम्ब के जैसे हैं।
फिर उसके बाद क्या हुआ, 1838 में आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था मैथियास स्केल्टन, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे तो वो सारे सेल्स के बने हुए हैं। उन्होंने सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही बताया। उसके बाद आए 1839 में थियोडोर स्केवन, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने सिर्फ एनिमल्स के बारे में बताया कि एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे सेल्स के बने हुए हैं। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, इन दोनों की थ्योरी से कंफर्म हुआ कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1855 में आए विर्चोव ने प्रपोज किया कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए हुए हैं, ठीक है। मतलब जितने भी सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आज, तो वो कहाँ से मतलब प्रोड्यूस हुए, वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से उन्होंने जन्म लिया। तो वो बोलते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे, जो ओल्ड सेल्स थे उन्होंने डिवाइड किया और डिवाइड करके नए सेल्स को बनाया। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सारे सेल्स आए हुए हैं। उसके बाद 1940 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये वो माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों को भी देख सकता है, ठीक है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते थे, जिन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिनमें मतलब इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो 1940s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ और इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड। तो फिर सेल के क्योंकि पहले तो सेल ही डिस्कवर हुआ था और हाँ दिख रहा था कि कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सेल नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल है उसका पता नहीं चल रहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया कि इसके सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेशन है, इसके जो कंटेंट्स हैं अंदर, तो उसका पता जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्या क्या है। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से पता चला। तो क्या हुआ, जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था तो उसके बाद क्या था, एंटोन वन लीवनहुक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर हायर मैग्नीफिकेशन पे उन्होंने फिर से क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स है उनमें कुछ मूवमेंट शो कर रहे हैं या मोटिलिटी शो कर रहे हैं। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो अलाइव हैं, वो जिंदा हैं, ठीक है, वो चल सकते हैं, उनमें लाइफ है, ठीक है। तो फिर 1833 में क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन दूसरे साइंटिस्ट थे, एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। उन्होंने ऑर्किड्स क्या हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उन्होंने इसकी स्टडी की, इनके सेल्स को स्टडी किया और इन्होंने बोला कि इनके सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स की डाइवर्सिटी दिखाई हुई है। जैसे ह्यूमन बींग्स को अगर हम लें तो कितने डाइवर्स टाइप के सेल एक ही स्पीशी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेल्स जो हैं वो भी एक तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो उनके फंक्शंस भी अलग हैं। तो उनमें सेल्स भी क्या होंगे, सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये कौन सा सेल है, ये आप सब जानते होंगे, ये है नर्व सेल या इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये, ठीक है, नर्व सेल। ये है बोन सेल, ये है स्पर्म सेल, ये है आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। ये है एपिथेलियल सेल्स जो स्किन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यह है कुछ डाइवर्सिटी सेल्स की। इससे क्या शो हो रहा है कि जो सेल्स हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी हर एक ऑर्गन में या हर एक टिश्यू में अलग अलग सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्योंकि अलग अलग होता है तो सेल्स की शेप भी जो है वो डिफ़र करती है, और प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिफ़र करते हैं। दे वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इवन वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। तो फिर ये सेल्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया दो क्लासेस में। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कितने नंबर मतलब कितने सेल्स प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया दो क्लासेस में, और इसके बेसिस पे बनते हैं दो क्लासेस, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सिंगल सेल के बने हुए हैं, ठीक है। मतलब सिंगल सेल क्या कर रहा है,
एक्ट कर रहा है एज ए होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल सेल क्या है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल सेल, बिलियन ट्रिलियन सेल्स जुड़ के क्या बने हैं, जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, फंजाई, ये सब मल्टी सेलुलर हैं। और यूनिसेलुलर कौन कौन से, अमीबा ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, ईस्ट जो है ये भी फंजाई है एक, और ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं। अब इनका डिफरेंस पढ़ते हैं कि सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होता क्या है। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, जो मल्टी सेलुलर हैं वो मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। जो यूनिसेलुलर हैं वो उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, फंक्शन भी सिंपल होता है। जो मल्टी सेलुलर हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों कम्प्लेक्स होंगे। जो यूनिसेलुलर हैं उसके जितने भी नेसेसरी फंक्शंस हैं वो सिंगल सेल ही, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेलुलर है तो जितने भी उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो सेल ही कैरी आउट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन्स बने होते हैं। हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू या हर एक सेल अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे लंग्स के बात करें तो लंग्स में क्या है, ये होता है, ब्रीदिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो गैस एक्सचेंज के लिए मेंट होंगे, ठीक है। वैसे ही किडनी का, अगर किडनी की बात करें तो वो वहाँ पे नेफ्रॉन्स थे, उनका फंक्शन अलग था। तो हर एक सेल का जो है वो हर एक सेल को क्या है, स्पेशलाइज फंक्शन दिया गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द ऑर्गेनल लेवल। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या मतलब, अच्छा काम को बांटना तो वो कैसे बांटेंगे, क्योंकि सिंगल सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनल्स होंगे अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडीज होंगी, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनेली को क्या दिया गया है, अलग अलग फंक्शन दिया गया है। लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करें तो यहाँ पे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी, तो यहाँ पे हर एक ऑर्गन को अलग अलग काम बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल पे या टिश्यू लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनल लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स भी आते हैं और यूकैरियोट्स भी आते हैं। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, समझाऊंगी। पहले समझो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स भी और यूकैरियोट्स भी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ यूकैरियोट्स ही आते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रीफ आइडिया देती हूँ। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये थोड़े प्रिमिटिव टाइप, एंशिएंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोट्स होते हैं ये एडवांस्ड टाइप के सेल्स होते हैं, ये कम्प्लेक्स होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, कम होता है, ये सिंगल सेल होता है, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनका लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्गर होगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो एक्सपोज हो सकती है आउटर एनवायरनमेंट में, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेल जो है वो एक्सपोज करेगा आउटर एनवायरनमेंट पे, क्योंकि ये सिंगल सेल है, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसके जो सिर्फ आउटर वाले सेल्स हैं वो ही एनवायरनमेंट को एक्सपोज करेंगे, अंदर वाले सेल्स क्या हैं वो बचे रहेंगे, वो एक्सपोज नहीं होंगे, ठीक है। तो हाँ, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक अभी हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म आई थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो एक्चुअली ये सेल होते हैं, सेल को ही या ऑर्गेनिजम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप। तो प्रोकैरियोटिक में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, ये सब प्रोकैरियोटिक टाइप हैं। और यूकैरियोटिक टाइप में क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट हैं और फंजाई है, ठीक है। ये सब क्या है, ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो प्रोकैरियोटिक समझो पहले होता क्या है, द टर्म प्रोकैरियोट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज़ प्रो। तो एक ग्रीक वर्ड से इसकी टर्म डिराइव की गई है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, एंड कैरियन का मतलब होता है कर्नल, ठीक है। कर्नल मतलब कि न्यूक्लियस, ठीक है। कर्नल होता है जो ये इनर पार्ट होता है किसी भी सेल का, ठीक है। तो बिफोर कर्नल का मतलब क्या है कि न्यूक्लियाई से पहले, न्यूक्लियस बनने से पहले ही जो ऑर्गेनिजम्स
एग्जिस्ट करते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, या ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है टर्म, यू मीन्स ट्रू या गुड एंड कैरियॉन्स मीन कर्नल, ठीक है। गुड या ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है वो है यूकेरियोटिक सेल्स। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करके रखना, दैट इज डीएनए, मतलब क्रोमोसोम्स, डीएनए जो भी है जेनेटिक मटेरियल आपका जो है जीनोम जो है उसको इनक्लोज करके रखती है न्यूक्लिया या न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऐसे ही खुला पड़ा होगा सेल के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल के अंदर। तो यूकेरियोटिक में क्या होगा, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए या जीनोम जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करके रखा गया है। तो फर्दर इसका डिफरेंस समझते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर मोर एंशिएंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ये एंशिएंट है, ये पुराने, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जो यूकेरियोट्स हैं दे आर मोर कम्प्लेक्स एंड मच लार्जर देन द प्रोकैरियोट्स। ये कम्प्लेक्स है और बड़े भी हैं प्रोकैरियोट्स से, ठीक है। प्रोकैरियोट्स क्या है, दे आर कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड मच सिंपलर देन यूकेरियोटिक सेल्स। ये क्या है, छोटे हैं और सिंपलर हैं, ठीक है। यूकेरियोट्स क्या है, दे इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर किंगडम एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा। जब हम क्या पढ़ते हैं, किंगडम्स को पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो उसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, एनिमल, प्लांट्स, ये सारे किंगडम्स बनते हैं। तो जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसमें सारे किंगडम आते हैं सिर्फ मोनेरा को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, जो अभी हमने मेन डिफरेंस पढ़ा वो यही है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होगा। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो खुला होता है साइटोसोल में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में वो खुला ही होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड, जिसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगी बाहर से, ठीक है। और इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। और जो यूकेरियोट्स होते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके बाहर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी होती है जो लीनियर डीएनए को इनक्लोज करके रखते हैं। इसमें जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे या जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हैप्लॉइड टाइप का होगा। हैप्लॉइड मतलब सिंगल कॉपी प्रेजेंट होगी हर एक जीन की, ठीक है, एक कॉपी। लेकिन जो यूकेरियोट्स हैं उनका जो जीनोम है वो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब एक से ज़्यादा कॉपी प्रेजेंट होगी हर एक क्रोमोसोम की, ठीक है, उसको हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होंगी, कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, गोल्गी बॉडीज, ये नहीं होंगे। लेकिन जो यूकेरियोट्स हैं इनमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज वगैरह, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगी, लेकिन यूकेरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर से प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा लेकिन इसमें रिसेप्टर्स नहीं होंगे। प्रोटीन्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहर से कुछ चीज़ें रिसीव कर रहे हैं या अंदर से बाहर भेज रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर केमिकली कम्प्लेक्स, वो केमिकली कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर से एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं ये केमिकली सिंपल होते हैं, और इनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज का बना होता है प्लांट्स में, और काइटिन का बना होता है फंजाई में। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता, उनमें एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वो बना होता है सेलुलोज का, और फंजाई में बना होता है काइटिन का, ठीक है। तो क्या होता है, नेक्स्ट समझो। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली इन द साइटोसोल। अब समझो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है और एमआरएनए में चेंज करता है उसको, ठीक है। डीएनए चेंज हो जाता है आरएनए में, लेकिन किस में, मैसेंजर आरएनए में। एमआरएनए को बोलते हैं हम मैसेंजर आरएनए, ठीक है।
तो डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है एमआरएनए में, इसको हम बोलते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये एमआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेट होता है, मतलब ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। बेसिक फंक्शन होता है क्या इनका, इनको प्रोटीन बनाने होते हैं। तो प्रोटीन, जब एमआरएनए ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन्स बनना है, ठीक है। पहले डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करेगा, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स बनाएगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, उसको बोलते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए ट्रांसलेट करेगा, अमाइनो एसिड्स की चेन बनाएगा, जो फाइनली क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो ये दोनों फंक्शंस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ साथ हो रहे हैं। और कहाँ पे हो रहे हैं, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, लेकिन एमआरएनए ट्रांसलेशन जो है वो साइटोसोल के अंदर। क्या हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्ट्स बन रहे थे डीएनए के, फिर वो वहां से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में क्या बनाएंगे, एमआरएनए की ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन्स बाहर बनेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बोलता है फ्लैजुलम। फ्लैजुलम क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के ऊपर, जो किसी भी सेल की या ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, मोटिलिटी को शो करते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट्स में फ्लैजुलम प्रेजेंट होगा तो वो 2 प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। और अगर यूकेरियोट्स में फ्लैजुलम प्रेजेंट है तो वो कम्प्लेक्स टाइप का होगा, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीनिशियस मटीरियल होते हैं ये भी। और ये यूकेरियोट्स में ये फ्लैजुलम किसका बना होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए आउटसाइड क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेल में होगा ही होगा, ठीक है। ये मेन जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर। लेकिन इसके अलावा ना एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अलावा एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, खुद ही रेप्लिकेट होता है। ये बाकी जेनेटिक मटीरियल पर डिपेंड नहीं करता है, खुद ही रेप्लिकेट करता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकेरियोटिक में ये जनरली प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर या वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ना उनमें स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो यूकेरियोटिक हैं उनमें लार्ज राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल में हो सकते हैं, न्यूक्लियस में हो सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उनमें भी क्या होंगे, छोटे छोटे राइबोसोम्स उनमें भी प्रेजेंट होंगे। क्या होता है, अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम 70S बोलते हैं, ठीक है। एस क्या है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो जो 70S यूनिट है ना राइबोसोम का, ये होता है, इसको हम स्मॉल राइबोसोम, ये और ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इसमें होता है 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक सेल्स में, लेकिन किस किस जगह पे, साइटोसोल में, न्यूक्लियस में। लेकिन 70S इसमें भी प्रेजेंट होगा, लेकिन किस में, कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो उसके अंदर भी अपना राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और वो कौन सा यूनिट होगा, वो छोटा यूनिट होगा जिसको हम 70S बोलते हैं। ये जो 70S राइबोसोम है ना, तो ये ना 2 यूनिट्स के बने होते हैं, एक है 50S, दूसरा है 30S, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसकी वजह से, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयंस के वजह से, ठीक है। ये जो 50S है और 30S है, ये क्या है, ये सब यूनिट्स हैं, इसके राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं। स्मॉल राइबोसोम जो है 70S, इसके सब यूनिट है 50S और 30S, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयंस की वजह से। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 80S भी 2 यूनिट्स के बने होते हैं। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है उसको हम 60S बोलते हैं, एक सेकेंड, 80S, और इसका जो बड़ा सब यूनिट है वो है 60S, और छोटा जो है वो है 40S। और ये दोनों भी किससे जुड़े होंगे, मैग्नीशियम आयन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोट्स में स्मॉल राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसमें लार्ज राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस बोलता है प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं होता। साइटोस्केलेटन अब क्या होता है, ये एक स्केलेटन ही मान सकते हैं आप सेल का, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर मान सकते हैं जो सेल की फिक्स शेप या रिजिडिटी को मेंटेन करके रखता है ना, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। अंदर से एक जाल बना होता है, ऐसे सेल है तो अंदर से ऐसे कुछ स्केलेटन बना होगा इसका, ठीक है, जो इसकी शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता। ये यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और इसका किसका बना होता है, एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है।
अब जो ये है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो छोटे सेल्स होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0.5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका साइज़ इनके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, 10 to 150 माइक्रोमीटर। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, मतलब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअली। इनमें मेल और फीमेल होता ही नहीं, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी फिशन से अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। एक सेल टूटता है, एक सेल क्या करता है, टूटता है या अपने में से कुछ बर्डिंग शो करता है और बाकी सेल्स बनाता है, या एक सेल टूट के दो सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, या गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स, और वो फ्यूज करेंगे और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। मेन डिफरेंस आपको यहाँ से पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक में कैसा होता होगा या कैसा है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसे होते हैं। तो देखो ये है प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव टाइप का है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, और ये है यूकैरियोटिक सेल जो मैंने एग्जांपल ली है एनिमल सेल की, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। तो पहले प्रोकैरियोटिक का देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें ये सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है जिसपे ये लगे हुए हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जिनको हम पिलाई बोलते हैं, ठीक है, पिलाई। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, बाहर से जो ब्लैक में दिखाया गया है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया में। ये क्यों प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के बाहर से, क्योंकि इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करना होता है, तो कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। तो इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। कैप्सूल के अंदर से क्या है, सेल वाल। रेड कलर की जो दिखाई मैंने ये सेल वाल है। सेल वाल के अंदर ब्लैक कलर का जो मैंने दिखाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड है, अंदर मटेरियल है, इसको हम साइटोसोल या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में मैंने दिखाया हुआ है ये क्या है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है जिसके लिए कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही नहीं, ये सीधा साइटोसोल में ही ऐसे पड़ा रहता है। और ये साइड में एक छोटा सा मैंने ये दिखाया हुआ है, ये भी क्या है, ये डीएनए, सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बनाई हुई है मैंने, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लंबे लंबे, इनको हम फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, तो ये खुला है, इसके लिए कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। अब समझो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। तो यूकैरियोटिक सेल की मैंने एग्जांपल ली है एनिमल सेल की। एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है छोटा सा जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसका फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्केलेटन जैसा आपको दिख रहा है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसमें ना एक छोटा सा ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको वैक्यूल बोलते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये ऊपर वाला आपको क्या दिख रहा है, डॉटेड दिख रहा है, तो इस डॉटेड को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो नीचे वाला है ये स्मूथ टाइप दिख रहा है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और एनिमल प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो फर्दर हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है फिर। तो यहाँ पे हमने सेल को डिवाइड किया है दो में, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसका डिफरेंस मतलब जो प्लांट्स में सेल्स होंगे, प्लांट्स जिनके बने वो प्लांट सेल है, और जो एनिमल जिनके बने वो एनिमल सेल है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, जो प्लांट सेल होता है ना वो यूजुअली लार्जर होता है एनिमल सेल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। और एनिमल सेल्स थोड़े से कंपेरेटिवली छोटे होते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, मेन डिफरेंस तो इसमें यही होता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। और ये जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, तो ये किस किस का बना होता है, मिडल लैमेले का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल्स। देखो क्या होता है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे समझो, ये आपके प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इनकी थोड़ी फिक्स शेप होती है, ये आपके प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। तो ये ना ये सेल वॉल के बने होते हैं, मतलब इनमें दो कवरिंग होंगी, एक सेल वॉल, दूसरी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ना
इन एडजेसेंट सेल्स के बीच में ना एक थोड़ी सी स्पेस होती है, एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल क्या होगी, जो पहले सेल वाल बनी थी ना, पहले वाली, उसको हम प्राइमरी सेल वाल बोलते हैं, और अंदर से एक और लेयर बनती है उसको हम सेकेंडरी सेल वाल बोलते हैं, और उसके अंदर से जो होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। ठीक है, समझो। तो क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, सेल वाल मिडल लैमेला प्राइमरी और सेकेंडरी वाल का बना होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, इनमें सेल वाल एब्सेंट होती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल्स में ना प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, जो ये प्लांट सेल्स हैं ना, ऐसे एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं, तो इनके बीच में ना कुछ चैनल्स, कुछ कनेक्शंस होंगे, जिससे क्या होता है मटीरियल एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, और ये सेल वाल के थ्रू होते हैं, तो इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो प्लांट सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब तीसरा डिफरेंस क्या बोलता है, वैक्यूल्स जो है ना, वैक्यूल भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ये प्लांट सेल्स में ना बहुत बड़े बड़े होते हैं और परमानेंट होते हैं। ठीक है, और होते किसी इनका फंक्शन क्या होता है, वाटर बैलेंस। ये ना अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं प्लांट सेल्स में। लेकिन एनिमल सेल्स में ना वैक्यूल्स जो है वो या होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो छोटे छोटे होंगे, टेम्परेरी होंगे। ठीक है, साइज इनका छोटा ही होगा। तो ये जो वैक्यूल होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो इनके बाहर से जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होती है, ये प्लांट्स में, और एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है, टोनोप्लास्ट नहीं होती है एनिमल्स में। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट डिफरेंस बोल रहा है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो छोटे छोटे लोअर प्लांट्स हैं उनके कुछ मोटाइल सेल्स हैं। ठीक है, जैसे उनके कुछ रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में, एल्गी वगैरह में, तो उनमें ना उनमें क्या होगा, उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनके सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होंगे। सेंट्रियोल्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या बनाते हैं, एक चैनल टाइप बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, जो साइटोस्केलेटन होता है उसको बनाते हैं, सेल का जो स्केलेटन होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल प्लांट सेल्स में एब्सेंट होंगे और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे। जो प्लांट सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस होती है ना, उसकी पोजीशन पेरिफेरल होती है। ठीक है, ये साइड की तरफ, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगी, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्लांट सेल्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो सेंट्रल ही होती है, क्योंकि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लाइसोसोम्स आर रेयर। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें कम ही लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं या मिलते ही नहीं है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइसोसोम्स क्या है, ये भी छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, और इनका फंक्शन, इनमें क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, जो वॉर्न आउट मटीरियल होता है, जो वेस्ट मटीरियल होता है सेल के अंदर, तो उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स। तो इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं सेल का, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स लाइसोसोम्स को। और ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं या कम होते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है, मतलब जो इनका फूड होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, और जो एनिमल्स होते हैं इसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर मान लो, या फिक्स जैसी भी होगी, फिक्स शेप होती है इनकी, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो एक रिजिड शेप प्रोवाइड करता है इसको और प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं वो ना फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, राउंड शेप होते हैं या फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। ठीक है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है इसीलिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या दिखाया हुआ है, डिफरेंस दिखाया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस तो दिख रहा है कि इसमें क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, अंदर से साइटोप्लाज्म है। और दूसरा क्या डिफरेंस है, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, जो क्या स्टोर करके रख रहा है, वाटर को स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, और तीसरा डिफरेंस ये है कि इसमें ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है,
और होता क्या है, क्या क्या है सेल के अंदर, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है और ये अमाइलोप्लास्ट है जो स्टार्च ग्रेन है, ठीक है। स्टार्च को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं प्लांट सेल्स, और एनिमल सेल्स किस में क्या स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन को, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ऊपर वाली है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जिस पे डॉट दिख रहे, डॉट क्या है, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। ये डॉट क्या है, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये यहाँ पे एक स्टैक होता है, वेजिकल्स का स्टैक होता है, फ्लैटेंड वेजिकल स्टैक बोलते हैं हम इसको हम गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। तो इनका फंक्शन भी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में या इनक्लोज इनको करने में होता है, ठीक है। फिर है आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल ये सिंपल होता है, राउंडिश, थोड़ा राउंड शेप हो गया इसके, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एक ही वॉल इसमें कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर का ऑलमोस्ट सेम ही होगा इसका मटेरियल भी, सिर्फ इसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और जो वैक्यूल है वो भी छोटा होगा, और न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो सेंट्रल होगी। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट होंगे, और इसमें सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट है ये यहाँ पे, ठीक है, जो क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। और गोल्गी बॉडीज है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्म है, ये लाइसोसोम भी इनमें प्रेजेंट होते हैं जिनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है। हाँ, अब क्या समझो, ये लास्ट है, तो यहाँ पे क्या है, हमने ऊपर पढ़ा कि सेल में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो थोड़ा हम सेल का स्ट्रक्चर और उनके जो उसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका फंक्शन समझते हैं कि क्या उनका फंक्शन है, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट है सेल का, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका हम नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। वेट ए सेकेंड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे उनका फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल के बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, किस में, प्लांट्स में, और काइटिन की बनी होती है फंजाई में, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी, इसके नीचे से जो कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, बाई लेयर, ठीक है, लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, और ये लिपिड बाई लेयर अपने अंदर कुछ प्रोटीन्स को एम्बेडेड करके रखती है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, कुछ भी सेल से बाहर जा रहा है या सेल के कुछ अंदर आ रहा है तो इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर तीसरा अगर बात करें तो क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब ये सराउंड होता है डबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो आपका डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होगा। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। सेल के जितने भी फंक्शन है वो कंट्रोल कर रहा है इसका न्यूक्लियस, और प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस था, और इसके अंदर एक छोटा सा एक और स्ट्रक्चर था जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते थे। ये वो साइट होती है जहाँ पे आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का, जो बन रहे हैं राइबोसोम्स बन रहे हैं उनको असेंबल करना, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, हाँ, नेक्स्ट क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर आपके राइबोसोम्स बन रहे थे, ठीक है, उन राइबोसोम्स को बाहर लाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है ये अटैच हो जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंटरनल मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कंपार्टमेंट्स बनाता है और वेजिकल्स भी बनाता है, और क्या करवाता है, सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स को सिंथेसाइज भी करता है और मॉडिफाई भी करता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों को। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप्स का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मैंने आपको बार बार बताया, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखो यहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है कि जो RER है उसमें राइबोसोम्स होंगे और प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जो SCR है उसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे और ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
हाँ, नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या जो सेल डेब्रिस है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इनको इसलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। फिर है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी हमने सेल के अंदर देखे थे ऐसे, ठीक है। इनको गोल्गी एपरेटस क्यों बोलते हैं, ये फ्लैटेंड वेजिकल्स ऐसे बन रहे थे। कौन बना रहा था उनको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स बना रहे थे। ये वेजिकल ना फ्लैट हो जाते हैं ऐसे और एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो प्रोटीन बन रही थी ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो ये प्रोटीन जाती है गोल्गी बॉडीज़ के ऊपर और गोल्गी बॉडी उनको पैक कर देती है, ठीक है। इनके बाहर से कवरिंग लगा देती है ताकि ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएं। प्रोटीन्स का जहाँ पे फंक्शन है वहाँ भेजने के लिए इसको पैकेज कर देती है और सिक्रीटरी वेजिकल्स भी बनाते हैं कुछ ये गोल्गी बॉडीज़। तो नेक्स्ट है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल जो हमने प्लांट सेल में पढ़ा था कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब टोनोप्लास्ट इसके बाहर से होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को स्टोर करके रखता है, शुगर को, आयंस को, बाकी पिगमेंट्स को स्टोर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखता है और वाटर बैलेंस को मेनटेन करता है प्लांट सेल्स के अंदर। तो नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया लाइक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरिया लाइक क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक टाइप के भी होते हैं, क्योंकि इनमें भी थोड़ा थोड़ा जीनोम आपको जो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन जीनोम स्कैटर टाइप में आपको मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जो हैं उनको हम बैक्टीरियल सेल के साथ कंपेयर करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सब में प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक और ये मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में तो ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, ठीक है। यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल होते हैं और यूकैरियोट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा और इसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, जो एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनमें ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, हाँ, साइटोस्केलेटन क्या होता है, अभी बताया था मैंने। सेल के अंदर एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और ये बना होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल मूवमेंट को, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। ये मैंने वीडियो थोड़ी लंबी रही है ये, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है बीच में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस और मटेरियल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।